अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अमेरिका की खारजा पॉलिसी एक बार फिर आलमी बहस का मरकज बन चुकी है। जैसा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को खित्ते के लिए फौरी और बड़ा खतरा करार देकर जंग शुरू करने का जो बयानिया पेश किया गया, उसने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया, बल्कि दुनिया की एक बड़ी मुमकिना जंग के दहाने पर भी ला खड़ा किया। लेकिन अब यह वाज़ेह होता चला जा रहा है कि ट्रंप का ईरान को खतरा करार देकर हमला करने का नैरेटिव खोखला था। जैसा कि ट्रंप इंतजामिया ने जंग का जवाब तराशते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ईरान की जानिब से खित्ते में जारहाना अज़ाइम मौजूद हैं और अगर फौरी इक़दाम ना किया गया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। और इसी मौक़िफ़ को बुनियाद बनाकर ईरान के खिलाफ जंग मुसल्लत की गई। लेकिन अब ट्रंप का यह बयानिया खुद उनके गले की हड्डी बनकर रह गया है, क्योंकि अब ऐसे शवाहिद सामने आने लगे हैं जो इस दावे को कमज़ोर करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि अब इस मामले पर खुद अमरीकी निज़ाम के अंदर से भी सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि 2 रोज़ कबल अमरीकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुस्ताफ़ी होने वाले डायरेक्टर जो केंट ने एक ऐसा इंकशाफ किया है कि जिसने पूरी बहस का रुख बदल कर रख दिया है। सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए जो केंट का कहना है कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी जिससे यह साबित होता कि ईरान हमले में पहल करने जा रहा था। उनके मुताबिक अमरीकी सदर को खबरदार किया गया था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को निशाना बनाया गया तो उसका नतीजा उल्टा निकल सकता है और ईरानी अवाम मज़ीद मुत्तहिद हो सकते हैं। अब ये इंकशाफात दरअसल एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। अगर वाकई ऐसी कोई काबिल एतमाद इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं थी जिससे ये साबित हो कि ईरान फौरी हमला करने वाला है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि अमरीका ने इस जंगी फ़ज़ा को पैदा करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। बैनुल-अक़वामी सियासत पर किसी भी फौजी इक़दाम के लिए ठोस इंटेलिजेंस की बुनियाद का होना ज़रूरी समझा जाता है। माजी में भी जब इराक के खिलाफ जंग शुरू की गई थी तो उसके लिए वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का जवाब पेश किया गया था, लेकिन बाद में वो दावा भी गलत साबित हुआ। अब ईरान के मामले में भी इसी नौयत के सवालात उठने लगे हैं कि आया एक बार फिर आलमी बरादरी को किसी मुबालगा अमेज़ ख़तरे के ज़रिए जंग की तरफ धकेला जा रहा है। अब इन तमाम तर हालात में ये बात भी वाज़ेह होती चली जा रही है कि अमरीका के अंदर ख़ुद रियासती इदारों के दरमियान इस जंग के बारे में मुकम्मल कंसेंसस मौजूद नहीं था। जब कोई पॉलिसी दाखिली सतह पर भी मुतनाज़ा हो तो उसके नताइज भी गैर यकीनी होते हैं। यही वजह है कि अब अमरीकी बयानिए की साख पर सवालात उठने लगे हैं। अगर ईरान वाकई खत्ते के लिए फौरी ख़तरा था तो इसके ठोस शवाहिद सामने क्यों नहीं लाए गए, और अगर ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं थे तो फिर इस जंगी माहौल की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। इसी तनाजुर में अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे भी अब तनकीद की जद में आ चुके हैं, क्योंकि जंग के फैसलों में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बुनियादी हैसियत रखती हैं। अगर इन रिपोर्ट्स में तजाद पाया जाए या वो सियासी दबाव के तहत तब्दील होती नजर आए तो फिर इदारों की गैर जानिबदारी पर सवाल उठना फितरी बात है। और इसी सिलसिले में अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में पेशी के दौरान खासी सुबकी का सामना करना पड़ा। जैसा कि अमरीकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस खिंचाई हुई कमेटी में तुलसी गबार्ड से पूछा गया कि अमरीका ने ईरान के फौरी खतरे को ख़त्म करने के लिए मुहिम शुरू की। जब जून में ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म हो गई थी तो इसका खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया। तुलसी गबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब ना दे सकी। अब तुलसी गबार्ड की ये पेशी दरअसल इस बात की वाज़ेह दलील है कि अमरीकी इदारों से भी सख्त जवाब तलबी की जा रही है। और ट्रंप इंतजामिया के आगे बुनियादी सवाल भी उठाया जा रहा है कि गुज़श्ता साल जून में ईरान पर हमले के बाद ट्रंप हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि ईरान की एटमी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है और इसके बाद वो दुनिया के लिए फौरी खतरा नहीं रहा, तो फिर अचानक ये खतरा दोबारा कैसे इमर्ज हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, लगता ये है अमेरिका की जानिब से जिस अंदाज में ख़ुद को इस जंग में धकेला गया है कि बाय एनी मीन्स वो यही चाहते थे कि ईरान के ख़िलाफ़ ये महाज खोला जाए और लार्जर स्पेक्ट्रम में जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और था। वो रिजीम चेंज भी हो सकता है, मिसकैलकुलेशन भी, या इसके बाद जो इत्तेहादी ममालिक हैं या जो बरादर इस्लामी ममालिक है ख़त्ते के अंदर, उनको आपस में लड़ाने का एक लार्जर एजेंडा भी हो सकता है। लगता ये है कि बाय एनी मीन्स नो मैटर व्हाट इंटेलिजेंस क्या कह रही है, रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है या नहीं है, दे हैड डिसाइडेड कि उन्होंने ये करना है। देखें रेहान, बात यह है कि ईरान कितने फासले पे अमेरिका से, अमेरिका को देयर वाज नो थ्रेट, बेसिकली इट वाज इजराइल ने मिस कैलकुलेशन जान के मजबूर किया है अमेरिका को कि वो ईरान पे अटैक करे, बिकॉज उसके अपने डिज़ाइन थे और अमेरिका के अपने डिज़ाइन थे। अमेरिका के बेसिकली डिज़ाइन ये थे कि जब भी अटैक करेगा दे विल गो फॉर देयर ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में और मैक्सिको और क्यूबा के लिए भी तैयारी करके बैठे हुए हैं, बिकॉज जहाँ से चाइना तकरीबन 80% ऑयल लेता है, वो दे वांट टू डिनाई दिस और अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। इजराइल का एम किया था कि इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म की जाए जो उनको थ्रेट है, और साथ रजीम चेंज करके अपनी मर्दी की तरह से पहलवी के बेटे को ला के बिठा दें
और फिर वो इनको रिकॉग्नाइज कर ले और ये बड़े आराम से वो हमेशा के लिए यहाँ थ्रेट खत्म हो जाए, देन यू कैन डाइवर्ट द अटेंशन टू अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री, जो ग्रेटर इजराइल का प्लान था ये था। लेकिन जब दो ऑब्जेक्टिव फर्क हों और आप अटैक कर रहे हो तो कभी फुलफिल नहीं होते हैं, और यही इनके एग्जैक्टली हुआ है। देन दे टुक इट वेरी लाइटली कि ईरान को हम बिल्कुल जैसे इराक है, लिबिया है, सीरिया है, रजीम चलने का खमानई को शहीद करेंगे और अंदर से हमने तैयारी की हुई है, रजीम चेंज करेंगे, अपनी मर्जी की इजराइल नवाज हुकूमत ले आएंगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बट देन दे डिड नॉट रियलाइज कि ईरान को पता था कि अमेरिका ने और इजराइल ने कभी ना कभी अटैक करना है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी एयरफोर्स और एयर डिफेंस को कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ों को बाहर से लेनी पड़नी थी, कभी भी रुक सकती थी। उसने इंडिजिनस प्रोडक्शन में ड्रोन्स और मिसाइल्स हज़ारों की तादाद उसने अपनी फैक्ट्री में बनाए हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल सब तैयार, और इस तरह ड्रोन तैयार किए। और जो उसकी सर्वाइवेबिलिटी बनी है, और उन्होंने बता दिया दुनिया में कि ईरान बहुत रेजिलियंट कौम है और उनकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती है, पर्सनैलिटी बेस्ड नहीं है। इसलिए एक आपने देखे 100 के करीब जून से लेकर आज तक उनके लीडर्स, साइंटिस्ट, सिविलियन शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी हुकूमत चल रही है। ये एक फ़र्क था जो उन्होंने मिस कैलकुलेशन की है। और अब जिस तरीके से ईरान ने इसको रिस्पॉन्ड किया है और अब इस स्टेटस स्टेज पे जिस तरीके से वो जा रहे हैं, इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है ना, वहाँ तो कोई जा सुन नहीं सकते क्या वहाँ पर हो रहा है। टोटल ना CNN ना फॉक्स न्यूज़ कोई खबर कुछ नहीं दिखा रहा वहाँ पर। ये इतनी सख्ती की हुई है। अदरवाइज ईरान इसराइल तो छोटा मुल्क है, उसको थोड़ा भी नुकसान होगा बहुत बड़ा लगेगा। ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है, देखिए सस्टेन डैमेजेस। तो दिस इज द रीजन कि इस वक्त अब इसराइल डेस्परेशन में जाके उसने उसके गैस फील्ड पे अटैक कर दिया। दिस इज वेरी सेंसिटिव, और ये अमेरिका की टेस्ट अप्रूवल से हुआ है, क्यों, ताकि वो अब इसकी वजह से शायद ईरान जो है वो इसराइल पर अटैक ना करे। लेकिन इसराइल ने क्या कहा, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जहाँ जहाँ जिनके गैस फील्ड ऑयल फील्ड हैं और जहाँ इसराइल की और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट है, ही सेड आई टोल्ड दैट। कल रात को उसने कतर पे जाके अटैक कर दिया। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट देखिए कितनी दोगली पॉलिसी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं ईरान को कि अगर तुमने अब दोबारा कतर पे हमला किया तो हम तुम्हारा सारा को तबाह कर देंगे। बजाय इसके तुम इसराइल को मना करो कि यू डोंट गो टू ईरान से ये गैस और ऑयल फील्ड्स पर, ताकि जाहिर है कि अगर तुम जाओगे तो वो रिटेलिएट करेगा। ये दोगली पॉलिसी है ना, ये तबाह कर रही है। ये हमारे ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इजराइल बेसिकली ईरान को और मिडिल ईस्ट कंट्री को लड़ाना चाहता है, ताकि ये आपस में एक दूसरे के तमाम ये जो है ना गैस फील्ड और ऑयल फील्ड तबाह खत्म कर दें, आपस में सब खत्म हो जाए, एंड इजराइल द बेनिफिशियरी, इजराइल विनर। उसके बाद दे विल गो फॉर अ ड्रीम ऑफ ग्रेटर इजराइल, दैट्स देयर प्लान। ब्रिगेड साहब, अमेरिका के अपने अंदर भी तो सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सेनेट में जिस अंदाज में जवाब तलबी हो रही है, सवालात हो रहे हैं, फिर जो केंट का एक इंटरव्यू सामने आना और उसमें ये राज मुनकशफ करना कि मैंने तो समझाया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो ये ना करें, वो समझते हैं कि रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ईरानीज़ के अंदर जो एक वो रेवोल्यूशनरी वेव है वो क्रिएट होगी और सब जो है यूनानिमसली फिर डिसीजन करेंगे, सब मुत्तहिद हो जाएंगे रादर देन कि वो डिवाइड कर सके। ये सब जो है वो मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएंगे अमेरिका के खिलाफ, और यही हुआ अल्टीमेटली। तो ये जो जवाब तलबी इस वक्त अमेरिका के अपने अंदर शुरू हुई है, क्या सेंस है इस वक्त, वो व्हाट आर दे फीलिंग नाउ कि बहुत गलत हो गया, ये मिस एडवेंचर है जो अमेरिका ने किया है? और जाहिर है जब आप किसी ऐसे मिस एडवेंचर की तरफ भी जा रहे होते हैं तो आपको निकलने का रास्ता तो पता होता है कि एग्जिट क्या है, तो क्या कोई एग्जिट प्लान भी नहीं था? देखिए, जब भी आप ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं ना, फौज में भी हम स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, तो आप पहले एक प्लान बनाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट ऑपरेशन प्लान को करते हैं, फिर आप ये उसमें पार्ट ऑफ प्लान होता है कि आपने वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी क्या है, आपने एग्जिट कैसे करना है, टर्मिनेट किस स्टेज पे करना है, ताकि आपने निगोशिएट करना है उसके बाद। वो उन्होंने बनाई नहीं है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैंने ईरान की टोटल एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी तबाह कर दी, मिसाइल लॉन्चिंग साइट जो 80% तबाह कर दी, न्यूक्लियर साइट खत्म कर दी, देन व्हाई आर यू स्टिकिंग, देन बेटर गो एग्जिट एंड गो। आप अनाउंस करें विक्ट्री, वी हैव डन इट। इसका मतलब ये कि कोई प्लान ही नहीं है। और अब आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरीके ने ईरान ने ब्लॉकेट किया हुआ, और एक दुनिया को मिस्टर ट्रंप ने इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है। पूरी दुनिया की रात की नींदें उड़ी हैं मुल्कों की कि व्हाट विल हैपन, हाउ विल वी सर्वाइव।
बट ये इसको फिक्र नहीं, क्योंकि ईरान सिर्फ वो इसराइल की फिक्र है उनको। आपने ये देख लिया ना कि अमेरिका ने जब आए यहाँ पर अटैक किया है, और जब ईरान ने कहा था कि अगर मेरे पर अटैक होगा तो मैं आपके जो हमारे खलीजी ममालिक में आपके बेसिस हैं मैं उनको तबाह करूंगा। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के ये अरब मुल्कों ने ये पैसा भी इन्होंने दिया, और अमेरिका ने आगे आगे सारे बेसिस बनाए, रडार्स लगाए, सब कुछ किया। और जब वक्त आया तो छोड़ के इसराइल की प्रोटेक्शन वगैरह के उनको छोड़ दिया, और उसके बाद जब उन्हें तबाह कर दिया तो अब दोबारा उसको मूड होगा कि मैं आऊँगा फिर ट्रिलियन डॉलर खरीदूंगा इनसे, वॉर ऑपरेशन भी लूंगा और फिर करूंगा। आई थिंक अब उनकी थिंकिंग मुझे लगता है कि चेंज हो रही है। और इस वक्त देखिए ईरान की स्ट्रेटजी, ईरान बड़ी खतरनाक है। उसने जो ऑयल फील्ड पे गैस पे अटैक किया ईरान में, जाहिर है कि ईरान ने अटैक किया कतर में। अगर और एक दफा इसराइल जाता है वहां पर, इसराइल ईरान के ऊपर, ईरान भी रिटेलिएट टू दिस कंट्री, सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन इनकी वो चाहता है कि ये आपस में अरब ममालिक और ईरान आपस में लड़के इनके सारे नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व खत्म हो जाए। सारा पैसा अरब ममालिक का जो है ना, वो आपको पता है कि वो सारा इनका वहाँ अमेरिका में और यूरोप में वो पैसा वहाँ पड़ा हुआ है। दे विल हैव नथिंग, और बड़े आराम से इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करेगा। एंड फॉर नाउ इस एजेंडे पे तो कामयाब होते नजर आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। दिस इज व्हाट इट इज। तो अभी टाइम ये है कि अरब ममालिक समझें, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें, तुर्की को इन्वॉल्व करें, और अरब ममालिक खड़े हो जाए अमेरिका के आगे। फॉर गॉड सेक, दिस इज द टाइम वी वांट सीज फायर, स्टॉप इट, अचीव योर ऑब्जेक्टिव। वी डोंट वांट डिस्ट्रक्शन ऑफ ये हमारे पूरे अरब की हो जाए, इसलिए अब जहाँ सीज फायर करें, स्टॉप इट इसराइल। और या इसराइल को मना करें कि किसी भी ऑयल फील्ड गैस फील्ड पे ईरान का नहीं जाएगा, ताकि अगर वो नहीं जाएगा तो वो ज़ाहिर है वो भी नहीं अटैक करेगा। तो ये, लेकिन ये सब अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। दिस इज़ वेरी सीरियस। जहाँ अरब ममालिक को खड़े होकर फुल जोर लगा के अमेरिका को मजबूर करना चाहिए कि सीज फायर करें, ताकि हालात ना बढ़े और इनकी ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बच जाएं दोनों सारे ममालिक। प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब का दौरा किया, ज़ाहिर है चीफ भी इस हवाले से खासे मुतहर्रिक हैं। व्हाट रोल पाकिस्तान कैन प्ले एट दिस पॉइंट इन टाइम ब्रिगेडियर साहब? आज देखिए, आज आपके सामने हमारे जो है अपने वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी वहाँ गए हैं। अरब वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग हो रही है। आई एम श्योर पाकिस्तान यही बात कर रहा होगा। पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। हमने बेस्ट रोल अदा किया। ईरान के साथ भी हम खड़े हुए हैं और हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से भी खड़े हुए हैं। यही बात होनी चाहिए कि लेट्स यूनाइट टुगेदर, फोर्स अमेरिका टू गो फॉर सीज फायर। और सीज फायर करने के बाद आपने जब सब कुछ यूसे भी आप अचीव विक्ट्री, जब आपने सब कुछ खत्म कर दिया तो आप एग्जिट करें। और ईरान अपनी जो है वो उसकी कंडीशन होंगी, ज़ाहिर है वो ये कहेगा जी कि मेरे पर आइंदा के लिए मुझे कम से कम एक गारंटी दें, आइंदा कोई मेरे पर अटैक नहीं करेगा, ना अमेरिका ना इसराइल। नंबर 2, मेरे पर सैंक्शन उठाए। मेरे पर क्यों आपने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई हुई हैं? जब आपने देख लिया कि मेरे पास, आपने तबाह सब कुछ कर दिया है, आप इंस्पेक्शन कर लें इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन से, और उसके बाद मेरे सैंक्शन, ताकि वहाँ के अवाम को रिलीफ मिले, अवाम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। दिस इज द थिंग। ईरान कैन पुश ये जब बैठ के बात होती है आपस सीज फायर की, और ये अरब ममालिक जाके वहाँ बात करें। और बल्कि मेरे ख्याल में ईरान का एक और भी वो तो ये भी कहता है कि जब आइंदा के लिए तमाम अंडे जो बने हुए ये अरब ममालिक के, ये सारे अमेरिका लेके जाए। चले कुछ गिव एंड टेक करके सीज फायर होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर मिडल ईस्ट, लेकिन हमारे खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है कि ईरान रिजीम शुड रिमेन इंटैक्ट। तो ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे कौन बैठा सकता है, क्योंकि वो तो किसी सूरत उनके साथ तो पहले ही धोखा हुआ है, मुज़ाकरात का तीसरा दौर, और वो कहते हैं कि उसमें काफ़ी हद तक मामलात मैच्योर हो गए थे और अमेरिका ने अटैक खोल दिया। ईरान देखिए, पाकिस्तान है, तुर्किया है, ये जो ममालिक हैं हमारे दूसरे, ये ईरान को समझा सकते हैं कि देखो आपकी भी अपने अवाम का नुकसान हो रहा है, अमेरिका इज अ बिग पावर, आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। भाई आप इस वक्त हाई अप पे हो, आप यू आर ऑलमोस्ट ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट। आप नेगोशिएट करते हो जब आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से करते हो। तो आपने तो हरमूज को बंद किया हुआ है, उसको भी इसराइल का तबाह करके रख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो नाउ यू शुड एक्सेप्ट इट, ताकि कम से कम आपने जो क्रिएट करना इफेक्ट वो अपना कर लिया, इफेक्ट क्रिएट। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट। को एक शॉर्ट ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां जंग सिर्फ मिसाइल्स और बमबारी तक महदूद नजर नहीं आती, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत, तवानाई के निज़ाम और मालियाती मंडी तक फैले हुए नजर आ रहे हैं। और अब हालिया दिनों में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बढ़ती हुई अस्करी कार्रवाइयों ने आलमी सतह पर एक नए माशी बहरान के खदशात को जन्म दे दिया है। खासतौर पर ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एक बार फिर तेल और गैस के ऐसे बहरान की तरफ बढ़ रही है जो आलमी मईशत को हिलाकर रख देगा। जैसा कि सेहूनी रियासत की जानिब से ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमला इसी तनाजुर में एक इंतहाई अहम और ख़तरनाक पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि ये फील्ड ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की तवानाई निज़ाम में मरकजी हैसियत रखती है। ईरान की पारस गैस फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड्स में शुमार होती है, जहाँ से रोज़ाना तकरीबन 25,000 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद गैस पैदा होती है। और इस फील्ड पर हमले के बाद ईरानी गैस की बड़ी मकदार की पैदावार मुअत्तल हो गई है, जिसके असरात फौरी तौर पर आलमी तवानाई मार्केट में महसूस किए जाने लगे हैं। तवानाई के माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान की जो गैस पैदावार है वो तवील अरसे तक महदूद रहती है, मुतासर रहती है, तो इसके असरात न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि यूरोप और एशिया की तवानाई सप्लाई चेन पर भी पड़ सकते हैं। यही वजह है कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों में अचानक तेज़ी देखने में आई है और सरमायाकारों में बेचैनी बढ़ गई है। इस सूरत हाल को मजीद संगीन उस वक्त बनाया गया जब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की मजीद बड़ी गैस फील्ड्स को तबाह करने की धमकी दी गई है। अब इस तमाम तर सूरत हाल ने आलमी मंडियों में इज़्तिराब को मजीद बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर वाकई ईरान की तवानाई तनसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ एक मुल्क की तवानाई पैदावार का मुतासिर होना नहीं, बल्कि यह आलमी तवानाई निज़ाम में शदीद खलल डालने के मुतरादिफ होगा। तवानाई माहिरीन के मुताबिक ईरान दुनिया के बड़े गैस और तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और इसकी पैदावार में बड़ी जो कमी है वो आलमी कीमतों को ख़तरनाक हद तक बढ़ा सकती है। इसराइल के तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो तेज़ी देखी गई वो इस बहरान की शिद्दत को जाहिर करती है। जैसा कि आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $116 फी बैरल तक पहुँच गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत भी बढ़कर तकरीबन $97.43 फी बैरल तक जा पहुँची है। तवानाई मार्केट के तज्जियाकारों के मुताबिक अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो ये कीमतें $130 से $150 फी बैरल तक भी जा सकती हैं, जिसके नतीजे में दुनिया के बेशतर ममालिक को शदीद महंगाई और माशी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तवानाई की कीमतों में इजाफे का असर सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये पूरी आलमी मईशत को मुतासर करता है। जब तेल महंगा होता है तो फिर बाकी ट्रांसपोर्ट, बिजली, सनत और खुराक समेत तकरीबन हर शुबा महंगा हो जाता है। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़ाहिर है ईरान के ऊपर ये अटैक जो इसराइल की जानिब से किया गया ये माशी शहर के ऊपर अटैक है, और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया वो कुवैत पर अटैक हो, उससे एक खदशा और ख़तरा मज़ीद बढ़ गया है कि ये जंग ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक, इन पर्टिकुलर बरादर इस्लामी ममालिक को आपस में लड़ाने का जो एजेंडा है उसकी तरफ बढ़ रही है। हाउ डू यू सी दैट, और ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है सर? देखिए, ये सारा कुछ कर कौन रहा है, ये हम प्रोग्राम बात करते आए हैं यहाँ पे कि बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल लॉ जंग के हालात के भी उसने राइट्स और उसकी ड्यूटीज जो है वो उसने बना के रखी हुई हैं। इजराइल वो सबसे बड़ी रॉब स्टेट है जो ना सिर्फ जंग के हालात के अंदर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है बल्कि आम हालात के अंदर भी वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता हुआ नजर आता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उनको जंगी मुजरम करार दिया गया है नेतन्याहू को। बिल्कुल इसी तरह के जो मामलात हैं वो इस वक्त इजराइल की तरफ से ऐसी ऑयल की फैसिलिटीज के ऊपर हमला करने के नतीजे में सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि वो भी खित्ते के अंदर जो बड़े ऑयल की रिफाइनरीज हैं और ऑयल की जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर अटैक करे। ईरान ने बारहा ये बात की है कि मैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता हूं, मैं वाटर प्लान उन पर अटैक नहीं करना चाहता हूं, मैं ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर मेरे हमसायगी के ममालिक के अंदर से कहीं से कोई एक मजाइल आके ईरान के अंदर किसी ऐसी फैसिलिटी के ऊपर हमला करेगा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि गुस्से के अंदर आकर इजराइल ने यह हमला किया है, तो ईरान इसका जवाब खित्ते के अंदर मौजूद जो ऑयल की फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला करके देगा, क्योंकि ये हमले जो हैं उनकी सरजमीन से हो रहे हैं। तो ये सारी का सारा जो सिनेरियो है इजराइल बुनियादी तौर पर ड्रैग करना चाह रहा है। यूएसए को ड्रैग कर लिया, अब वो मशरिक़ वस्ता के तमाम इस्लामी और उसके बाद अरब ममालिक जो हैं उनको इस जंग के अंदर जो है वो घसीटना चाह रहा है कि किसी तरह से कोई अरब जो कंट्री है वो गुस्से में आकर ईरान को जवाबी कार्रवाई करे, रिटेलिएट करे, और उसके जवाब में जो ईरान और उन ममालिक के दरमियान में जो जंग का मैदान है वो सज जाए और इजराइल जो है वो दूर से बैठकर फिर
इंजॉय करे, क्योंकि अभी तक जो इजराइल के मफादात है इस जंग के अंदर, उन मफादात को अगर लेके हम देखें तो वो तो एक फ्रेगमेंटेड ईरान चाहता है, एक टूटा फूटा ईरान चाहता है, जो कुछ हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे उस अमेरिका के ऊपर अब आता है कि वो अमेरिका जो गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से दुनिया की सोल पावर रहा, और इस वक्त पहले वो यूरोप को कहता हुआ नजर आता है कि मेरी मदद को आओ, फिर वो ऑस्ट्रेलिया को कहता हुआ नजर आया, साउथ कोरिया को कहता हुआ नजर आता है, इवन के चाइना जो उसका बड़ा सबसे बड़ा राइवल है दुनिया के अंदर, उसको भी इनवाइट करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खिलवाड़ में करें। जब कोई मुल्क नहीं आता, मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि वो ईरान को अनसैंक्शन करने जा रहे हैं, ताकि ईरान के जो ऑयल की फैसिलिटीज हैं उनको अनसैंक्शन करने के बाद ये जो ईरान का ऑयल है वो जरा मार्केट में निकले और इसकी जो कीमतें हैं उनको संभाला जा सके। लेकिन इस वक्त जंग जिस रास्ते पर चल पड़ी है रेहान, और जो मामलात जो एक्सपेंड हो ही जा रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं, इसके नतीजे के अंदर आने वाला जो वक्त है वो ना सिर्फ हमारे जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं उनके लिए बहुत कठिन होने जा रहा है, मशरक़ वुस्ता के ममालिक के लिए और तमाम यूरोपीय मंडियों के अंदर मौजूद ईच एंड एवरी सिटीजन के वॉलेट तक इसके असरात जो हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक कहीं से भी हमें कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसके तनाज़ में हम कोई पुर उम्मीद जो है वो कोई जुमला कह सकें। अमेरिका ने मजीद जो 5000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं उनको मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो भेजने की अब बात कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तान को इनविजिबली प्रेशराइज किया जा रहा है, ये कहकर कि पाकिस्तान जो है वो भी अमेरिका के लिए थ्रेट है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बना रहा है, जो कि रीच तक आते हैं यूएसए की। और ये सिर्फ वो टेक्निक्स हैं जो हमेशा से अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए अपनाता रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह से इस जंग के अंदर किसी एक फरीक का हिस्सा बन के शामिल हो जाए, और उसके नतीजे में ये सारे का सारा जो खित्ता है वो एक ऐसा मैदान जंग बन जाएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला करने के बाद आप देखते हो वहां के ऑयल के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो अमेरिका की ऑयल की नीड्स हैं उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो आलमी मंडियों का हाल होने जा रहा है आने वाले चंद हफ्तों के अंदर वो इंतहाई हॉरिबल है। डॉक्टर साहब, ये हाई टाइम नहीं है कि अरब ममालिक अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दें? क्या इस पोजीशन में है कि खलीजी ममालिक अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकें? देखिए जी, एब्सोल्युटली नॉट एक दफा पाकिस्तान के अंदर भी किसी ने कहा था तो उसके नतायज हमने देखे। कोई अरब कंट्री, और पाकिस्तान तो एक सॉवरेन नेशन स्टेट है, लेकिन जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो अभी तक जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर नेशन स्टेट की डेफिनेशन है, जो कि सॉवरेन नेशन होती हैं जिनकी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी होती है, उसकी डेफिनेशन के ऊपर ये ममालिक कभी पूरा नहीं उतरते हैं। ये आर्टिफिशियली क्राफ्टेड नेशन थी जो कि ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद बनाई गई थी, और यहाँ पे वो तमाम खानदान और फैमिलीज आपको रूल करती हुई नजर आई हैं, जो फैमिलीज ने तब से लेके आज तक मगरिब और अमेरिका के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। कोई अरब कंट्री पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका को ना कह सके या एब्सोल्युटली नॉट कह सके, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इंतहाई इस पूरे खित्ते के लिए और उन अरब ममालिक के अंदर मौजूद बादशाहतों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो बादशाहतें तब तक महफूज हैं जब तक अमेरिका आशीर्वाद जो है वो उनके सर पर मौजूद है। जिस दिन अमेरिका ने अपने वो जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो प्रोवाइड किया हुआ है उसने अरब रियासतों को, जिस दिन वो सर से उठा लिया गया, एक आपको अरब स्प्रिंग की तरह वेव नजर आएगी, और उस वेव के नतीजे में कितनी ही की बादशाहतें जो हैं वो इस वेव के अंदर बहती हुई नजर आएंगी, और वहां पे एक ऐसा केओस नजर आएगा। अभी बहरीन और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो पुल है, अगर उसको हमले से तबाह कर दिया जाता है तो बहरीन का तो जो कनेक्शन है वो वैसे ही कट जाता है, और वहां पे वैसे भी जो शिया मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक
के जो अरब कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां पे अवाम की जो टैक्सेशन का सिलसिला नहीं है, लिहाजा जो कुछ रियासतें करती हैं अवाम उनके अंदर मुदाखलत नहीं करती। लेकिन जब इन ममालिक की अपनी इकोनॉमीज जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी और उन ममालिक के अंदर मौजूद जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या जितने भी पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल 3 मिलियन लोग जो हैं वो कम मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद हैं, जब उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन पे आएंगी और वो 30 लाख लोग वापस अपने मुल्क में लौटेंगे तो इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात होंगे और उस मुल्क के ऊपर क्या असरात होंगे जहां से सारी की सारी लेबर बाहर आ जाएगी। तो आने वाला जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई कह लें कि अभी तक कोई उम्मीदो यास के जो इशारे हैं वो मिल नहीं रहे हैं। इन सारी सिनारियों के अंदर पाकिस्तान जैसी रियासतों को इंतहाई सोच समझ कर और फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अली फानी, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में अदम मसावात एक तशवीशनाक मसला बनी हुई है जिस पर तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से हालिया गैलप पाकिस्तान का सर्वे सामने आया है जिस पर गौर करना वक्त की अहम ज़रूरत है और उसके मुताबिक तकरीबन 28% बच्चे जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं वो स्कूल की सहूलत से महरूम हैं। इस अदम शमूलियत में जिन्स और जोग्राफिया के अवामिल नुमाया तौर पर देखे जा सकते हैं क्योंकि 34% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं जबकि लड़कों की शरह 22% है। ये फ़र्क ख़ास तौर पर देही इलाकों में नुमाया है जहां लड़कियों की तालीम से महरूमी ना सिर्फ ज़्यादा है बल्कि इससे मुल्क में तालीम की मजमूई सूरत हाल पर भी मनफी असर पड़ रहा है। गैलप पाकिस्तान के घरेलू इक्तिसादी इंटीग्रेटेड सर्वे से यह बात भी सामने आई है कि गो के पाकिस्तान में 10 साल और इससे ज़ायद उम्र के 2/3 अफराद ने किसी न किसी वक्त स्कूल में तालीम हासिल की है, लेकिन तालीम तक रसाई अभी भी इंतहाई गैर मसावी है। जबकि मुताबिक कौमी सतह पर ख्वानदगी की शरह 63% है, मर्दों की खानदगी 73% है जबकि खवातीन की खानदगी 52% है। जबकि इस हवाले से शहरी इलाकों में सूरत हाल कुछ बेहतर है जहाँ ख्वानदगी की शरह 77% है जबकि देही इलाकों में यह सिर्फ 56% है। यह आदादोशुमार वाज़े तौर पर दिखाते हैं कि जोग्राफियाई अवामिल तालीमी मौक़े की रसाई में किस हद तक फ़र्क पैदा करते हैं और देही खवातीन के लिए तालीम के हुसूल में रुकावटें ज़्यादा हैं जबकि तालीम में शमूलियत के लिहाज से इब्तदाई मराहिल में सूरत हाल निस्बतन बेहतर है क्योंकि सर्वे के मुताबिक 68% बच्चे प्राइमरी स्कूल में दाखिल हैं लेकिन मिडिल और मैट्रिक के सतह पर दाखिले में तेज़ी से कमी आई है। सिर्फ 40% बच्चे मिडिल स्कूल में और तकरीबन 30% बच्चे मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि बच्चों के लिए तालीमी सिलसिला जारी रखना एक चैलेंज है और इससे स्कूल के फासले, हिफाजती खदशात, इक्तसादी दबाव और अखराजात जैसे अवामिल बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं और ये चैलेंज देही लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर नुमाया है क्योंकि समाजी तवक्कुआत और कम उम्री की शादी की वजह से वो तालीम से महरूम रह जाती हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक ड्रॉप आउट के नमूने बताते हैं कि प्राइमरी से मिडिल स्कूल में मुंतकली बच्चों के निज़ाम तालीम छोड़ने का सबसे अहम मरहला है। इक्तसादी दबाव, घरेलू जिम्मेदारियां और प्राइमरी के बाद महदूद तालीमी मौक़े बच्चों को तालीम छोड़ने पर मजबूर करते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए यह लम्हा और भी ज़्यादा चैलेंजिंग और पेचीदा है क्योंकि समाजी रवायात और वालिदैन की तवक्कुआत उनकी तालीम में रुकावट बनती है। इसके अलावा कम उम्री की शादी की रवायत लड़कियों की तालीमी हुसूल की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है जिससे न सिर्फ इनफरादी बल्कि समाजी तरक्की भी मुतासर होती है। दूसरी जानिब सूबाई सतह पर सूरत हाल में भी वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। जैसा कि सर्वे के मुताबिक पंजाब सबसे ज़्यादा ख्वानदगी की शरह के साथ आगे है जो 66% है जबकि सिंध में 61%, KP में 55% और बलूचिस्तान में खानदगी की शरह 40% है। बलूचिस्तान में तालीमी मौक़े की कमी की वजह से बुनियादी ढांचे की नाकाफ़ी सूरत हाल, तालीमी वसाइल की कमी और माशरती और सकाफती अवामिल हैं। ये सूबाई तकसीम न सिर्फ मुल्क की मजमूई तालीमी तरक्की में रुकावट बन रही है बल्कि माशरती और इक्तसादी नाहमवारी को भी बढ़ा रही है। तालीमी अदम मसावात की वजूहात सिर्फ जिन्स और जोग्राफिया तक महदूद नहीं बल्कि इक्तसादी अवामिल भी इसमें कलीदी किरदार अदा करते हैं। बहुत से बच्चे ख़ासतौर पर देही और कम आमदनी वाले ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो घर या खेतों में काम करने पर मजबूर होते हैं। इसके नतीजे में न सिर्फ तालीमी हुसूल में कमी आती है बल्कि बच्चों की मजमूई समाजी और माशी तरक्की भी मुतासर होती है। अब गैलप पाकिस्तान के सर्वे का तजर्बा और तज्जिया ये वाज़ेह करता है कि स्कूल में दाखिले की शरह बढ़ाने में तो कुछ तरक्की हुई है लेकिन असल मसला तालीमी निज़ाम में मौजूद गहरी और जड़ पकड़ती हुई नाहमवारियों का हल तलाश करना है। सिनफी अदम मसावात, जोग्राफियाई फ़र्क और इक्तसादी दबाव की वजह से बहुत से बच्चे मयार तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। ये मसाइल मुल्क की तवील मुद्दती तरक्की और इंसानी वसाइल की बेहतरी में रुकावट है। इस सिलसिले में ज़रूरत है कि पॉलिसी साज ना सिर्फ स्कूल में दाखिले को फ़रोग़ दें बल्कि
जो सिनफी मसावात है उसको यकीनी बनाएं और देही और पसमानदा इलाकों में तालीमी रुकावटों को दूर करने पर भी तवज्जो दें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुल्क में ईद उल फितर कब होगी, ये सवाल आज के दिन सबके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं। इस इजलास में मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों और साइंसी रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है, ताकि फैसला किया जा सके कि मुल्क में ईद उल फितर कल होगी या परसों। इस बार सूरत हाल कुछ यूँ है कि साइंसी इदारा स्पार को पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुका है, जिसके मुताबिक आज शवाल का चांद नजर आने के इम्कान कम है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये फल्कियाती अंदाजे दुरुस्त साबित होते हैं तो पाकिस्तान में रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल होंगे और ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब, यूएई, कतर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। यूं खित्ते के बेशतर ममालिक में ईद जुमे को होने का इम्कान है, लेकिन पाकिस्तान में हतमी फैसला अभी जारी इजलास और शहादतों की जांच के बाद ही सामने आएगा। अब मुल्क में चांद देखने के मामले की अपनी रिवायती अहमियत है। यहाँ न सिर्फ साइंसी अंदाजे बल्कि मकामी शहादतें भी हतमी फैसला करने में बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसीलिए आज का इजलास अहम है, क्योंकि इसमें उलमा और माहिरीन की मुश्तरका राय सामने आएगी। अगर इजलास के दौरान काबिल कबूल शहादतें सामने आती हैं तो पाकिस्तान में ईद उल फितर कल भी हो सकती है, लेकिन अगर चांद नज़र आने की तस्दीक नहीं होती तो रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल होंगे और ईद हफ्ता 21 मार्च को मनाई जाएगी। इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें इजलास पर हैं, क्योंकि जैसे ही फैसला होगा पाकिस्तान में ईद उल फितर की तारीख वाज़े हो जाएगी, तो इसके मुताबिक बाज़ारों की रौनकें, घरों में मीठी ईद की तैयारियों का आगाज़ भी हो जाएगा। स्पार्को के अंदाज़ों के मुताबिक और मुल्क में मौसम की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो इस बात के इम्कान कम है कि ईद उल फितर कल हो, यानी बरोज़ जुमा हो, और इम्कानात स्पार्को की जो साइंसी जो शवाहिद है उसकी बुनियाद पर भी हफ्ते के इम्कानात ज़्यादा हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।